हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है दिस इज़ आवर फोर्थ क्लास ऑफ द मैप्स एंड प्लेसेस इन न्यूज़। तो आज हम लोग करने वाले हैं 5-6 प्लेस मैंने कुछ लिए हैं जो इंटरनेशनली इंपोर्टेड है, जो लास्ट ईयर थोड़ा न्यूज़ में रहे थे। उसके बारे में डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपको घुमाऊंगा थोड़ा सा इंटरनेशनल प्लेसेस में, कुछ मिडिल ईस्ट में घुमाऊंगा, थोड़ा सा मेडिटेरेनियन ओशन में घुमाऊंगा, थोड़ा सा आपको इंडियन ओशन में भी घुमाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग अपना वर्चुअल टूर स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्योंकि वैसे भी दैट मिडिल ईस्ट रीजन, इंडियन ओशन रीजन एंड दैट आ पार्ट अलोंग विद साउथ चाइना सी एंड मेडिटेरेनियन ओशन, दैट इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी ऑलरेडी। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। सो आज मैंने कुछ इन्हीं एरियाज पे फोकस किया है रादर देन सम नेशनल प्लेसेस। ओके, चलिए, तो आपको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? पहले लेके चलते हैं आपको मेडिटेरेनियन ओशन में। देखिए, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ उससे पहले, जो ऑलरेडी भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। देखिए, ये है यहाँ पे इजिप्ट, दिस इज इजिप्ट एंड दिस इज स्वेज कनाल, राइट, जो ऑलरेडी हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब स्वेज कनाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज अराउंड 12 to 13% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड हैपन्स थ्रू दिस स्वेज कनाल एंड दिस स्वेज कनाल वाज इन न्यूज। वाई? बिकॉज बहुत बड़ा शिप था एवर गिवन दैट वाज स्टक हेयर, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस साइड में और इस साइड में, दिस इज रेड सी, है ना, यहाँ पे जैम लग गया था और उस पे जितने भी काम करने वाले लोग थे, जो क्रू था वहाँ पे, देवल और इंडियंस। तो स्वेज कनाल के बारे में हम लोग ऑलरेडी थोड़ा पढ़ चुके हैं। देखिए, अब बात ये है कि ये जितना रीजन है ये है ऑयल रिच रीजन, और यहाँ पे देखो, ये आपका चाइना आ गया, ये आपका इंडिया आ गया, ये आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जी ये है आपका मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, और ये आपका यहाँ पे है स्वेज कनाल। अब देखो, यहाँ से जितना भी ऑयल इन कंट्रीज से जो भी हो, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, ठीक है, यहाँ से जो ऑयल जाता है वो यहाँ से निकल के मलक्का स्ट्रेट से होते हुए इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाता है और फिर पहुंचता है आपका चाइना में, है ना, फिर पहुंचता है आपका चाइना में। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे वर्ल्ड में, इंडियन ओशन में समझ लो, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया की तरह चाइना में भी क्रूड ऑयल जो है प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वो भी इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, जस्ट लाइक इंडिया। तो एनीवेज, बात ये है कि दिस इज स्वेज कनाल, ठीक है, दिस इज मलक्का स्ट्रेट। और जब ट्रेड करते हैं आप लोग साउथ ईस्ट एशिया से, और आपको सपोज आप ऐसा करो कि आपको इटली जाना है, तो आप इटली कैसे जाओगे? देखो, इटली जाने के दो तरीके हो सकते हैं। मान लो आपको इंडोनेशिया से इटली जाना है, इंडोनेशिया से आप चलिए मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन में, ये पूरे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए आप यहाँ से निकलते मेडिटेरेनियन ओशन में एंट्री करते हो, देन यहाँ से यू कैन रीच टू इटली। सो दिस इज वन वे। एक्चुअली स्वेज कनाल से पहले दिस वॉज द ओनली वे, है ना। आप पूरे अफ्रीका को कंट्रोल, ये देखो, ऐसे सर्कमवेंट करके जाते थे। तो जब स्वेज कनाल को बना दिया गया, तो देन यू कैन सिंपली गो फॉर इंडोनेशिया टू इंडियन, श्रीलंका में थोड़ा बहुत आप रेस्ट करोगे, उसके बाद आप रेड सी से होते हुए यूं स्वेज कनाल और सीधा पहुंच गए आप इटली। तो 7,000 to 8,000 किलोमीटर आपका जो है वो डिस्टेंस यहाँ पे बच जाता है, आपकी जर्नी जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका टाइम भी कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये वाली जगह हम डिस्कस करेंगे, ये जगह डिस्कस करेंगे। दिस इज, थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, मैप में आपको लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए, इस पे मैं आपका जो पेन नहीं चला पाऊंगा, बट या देखिए, ये है जिब्राल्टर। एक बहुत छोटी सी जगह है, बहुत बहुत छोटी जगह है। दिस इज जिब्राल्टर, और ये ब्रिटेन के कंट्रोल में है। दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी आप कह सकते हो, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप है, यहाँ से जिसको ही ऐसे मैं जूम आउट करूंगा आपको देखो, ये दिखता है आपका यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के साउथ में जो है आपको क्या नजर आ रहा है? ये आपका आता है मोरक्को। ये देखो, यहाँ पे ये है आपका मोरक्को। और नॉर्थ में क्या आता है? ये देखिए, आपका स्पेन है यहाँ पे, है ना, यह है आपका स्पेन। और बिल्कुल वेस्ट में आपका चला जाता है पोर्टुगल, है ना। तो पोर्टुगल, स्पेन, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड, है ना। पोर्टुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन, पोर्टुगल के लिस्बन। और यहाँ पे चला गया आपका ये जिब्राल्टर। जिब्राल्टर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, और ये है आपकी जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको
देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए आप, अगर आपको अमेरिका से या कनाडा से या आपको साउथ अमेरिका से अगर आपको जाना है इटली या ग्रीस या फ्रांस या स्पेन में, अगर आपको इस साइड में जाना है तो आपको ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा जिब्राल्टर, है ना। और ऊपर से अगर आपको रेड सी से होते हुए यहाँ से अगर आपको फिर से आना है, ब्रिटेन में जाना है, तब भी आपको जिब्राल्टर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जिब्राल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए, है ना। तो मिडल ईस्ट से जो भी ऑयल जाता है वो काफ़ी ज़्यादा जिब्राल्टर स्ट्रेट से होके जाता है यूरोप में, और यूरोप से कुछ सामान अगर इंडिया में आना हो, नॉर्थ ईस्ट में जाना हो, साउथ ईस्ट में सॉरी, तो वो भी आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट से होके ही जाता है। तो जस्ट लाइक स्वेज कनाल, दिस जिब्राल्टर स्ट्रेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए मैं तो हमेशा स्टोरी के वे में बताने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ द बेस्ट वे। सीधा सीधा बताने से फिर वो फैक्चुअल हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर हमें याद भी नहीं रहता है, यू नो। चलिए अब उसमें देखिए दिक्कत क्या है। वी ऑलरेडी नो दैट यहाँ पे ये कंट्री है जी, इसका नाम है ईरान, और यहाँ पे कंट्री है, ये है आपका ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन जो है वो किसका फ्रेंड है, यूएसए का फ्रेंड है, खासम खास, है ना। यूएसए में कौन है, मिस्टर ट्रंप। और ये जो ट्रंप भाई साहब है, ही हेट्स ईरान, ईरान हेट्स अमेरिका, अमेरिका हेट्स ईरान, ठीक है। एंड ईरान इज ट्राइंग टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन, सो दैट इज वाई दीज यूरोपियन कंट्रीज जो परमानेंट 5 कंट्री हैं प्लस जर्मनी, दीज P5+1, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि P5+1 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी कंट्री जो है ईरान के साथ नेगोशिएट कर रही हैं, उसको बता रही हैं कि भैया आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। सो दे आर इन अ नेगोशिएशन विद ईरान। अब ईरान, मिस्टर ट्रंप जो है वो ईरान से को पसंद नहीं करता, तो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, ईरान के साथ जो ट्रीटी थी, पीस ट्रीटी टाइप का ही कह सकते हो, ठीक है, वैसे तो इसको न्यूक्लियर ट्रीटी बोलते हैं, उससे बाहर निकल गए। और हुआ ये ऐसा कुछ कि अब यहां पे देखो, एक कंट्री है सीरिया, ठीक है, सीरिया। ईरान जो है वो सीरिया का फ्रेंड है, और यूरोपियन कंट्री दे हेट सीरिया, है ना, सीरिया में भी वॉर चल रहा है। तो ईरान से हुआ क्या, ईरान से एक ऑयल का टैंकर था, वो यहाँ से होते हुए जिब्राल्टर स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए, यहाँ से होते हुए अफ्रीका को क्रॉस करके जिब्राल्टर स्ट्रेट से क्रॉस करके हुए कहाँ के लिए निकल रहा था भैया, वो जा रहा था सीरिया, क्योंकि इसको सीरिया ऑयल पहुंचाना था। अब ये जो स्ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब जैसे ही वो जिब्राल्टर स्ट्रेट में आए तो यूके वालों ने बोला कि भैया कहाँ जा रहे हो, है ना, जैसे टोल टैक्स कटता है, तो उन्होंने जैसे ही उनके पेपर वेपर चेक किए तो उनको लगा कि ये सीरिया के लिए जा रहे हैं और ये टैंकर जो है वो ईरान का है, तो उन्होंने उसको वहीं पे रोक लिया, एबडक्ट कर लिया या जब्त कर लिया, रोक लिया वहां पे, उसको जाने नहीं दिया, ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट पे। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो ईरान कहाँ पीछे रहने वाला था, ईरान थोड़ी पीछे रहने वाला था। तो ईरान ने भी क्या किया, यहाँ पे एक ब्रिटेन के शिप को, टैंकर को रोक लिया, तो उन्होंने उनका टैंकर रोक लिया, उन्होंने उनका टैंकर रोक लिया, सो दैट थिंग वाज देयर। अब जब ये टैंकर देखो रोक लिया इनका, यहाँ पे पड़ा हुआ है वो टैंकर ईरान का, अमेरिका, मिस्टर ट्रंप ने जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, उनको बोला भाई साहब देखो ये टैंकर रोका हुआ है, आपने इनको वापस नहीं करना है, हम इसको जो है वापस लेंगे, ठीक है, हम इसको आपसे लेंगे, आप इसको सीज करके रखिए, आप हमें दीजिए, हम ईरान के साथ जो अपने तरीके से निपट लेंगे। दैट वाज द थिंग। तो कुछ दिन तक ये टैंकर यहाँ पे स्ट्रक रहा, लेकिन अल्टीमेटली जब ईरान ने यूके के टैंकर को पकड़ लिया तो ईरान ने क्या किया, इसने ब्रिटेन ने क्या किया, उसके टैंकर को छोड़ दिया, आप जाइए, बट विद सम कंडीशन ये थी कि ये टैंकर जो है सीरिया नहीं जाना चाहिए, बिकॉज सीरिया में देर आर सम टेररिस्ट ग्रुप्स, यू ऑलरेडी नो, है ना, जिहादिस्ट आर देयर आर, अल कायदा इज ऑल्सो देयर, है ना, ISIS इज ऑल्सो देयर आर सो मैनी टेररिस्ट ग्रुप्स, दे आर फाइटिंग देयर। तो ब्रिटेन सेड देम कि ओके यू कैन टेक योर टैंकर, बट दिस टैंकर मस्ट नॉट लीड टू द सीरिया, तो ये कंडीशन थी। उसके बाद उस टैंकर को छोड़ दिया और ये चला गया वापिस। दैट इज वाई दिस जिब्राल्टर वॉज इन न्यूज़, ठीक है। देखिए हिंदू में न्यूज़ आई थी, ये पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट या आप अभी भी इस आर्टिकल को जाके हिंदू में पढ़ सकते हो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना है। हालांकि मैंने थोड़ा सा आपको ज़्यादा बता दिया है जितनी ज़रूरत नहीं थी, बट एनीवे दैट वाज द केस अबाउट जिब्राल्टर। थोड़ा सा आप जिब्राल्टर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप यहाँ से
ले सकते हो, ठीक है। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि दैट जिब्राल्टर इज अ टेरिटरी ऑफ यूके, ठीक है। और किसके बीच में है जिब्राल्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक्चुअली, वनडे एग्जाम में, यूपीएससी में तब तक आया नहीं है, बट या देखो ये है आपका यहाँ पे पोर्टुगल, ठीक है, ये है आपका यहाँ पे स्पेन, और ये है आपका मोरक्को, ठीक है। तो जिब्राल्टर स्टेट किस किस के बीच में है, बिटवीन मोरक्को एंड स्पेन। कई सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि दिस इज बिटवीन पोर्टुगल एंड मोरक्को, नो दैट इज रॉन्ग, दिस इज बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। तो इट्स अ स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट जो है क्या होता है, स्ट्रेट इज अ वेरी नैरो वाटर बॉडी बिटवीन टू लैंड एरियाज, उसे बोलते हैं स्ट्रेट। एक होता है आपके पास इस्थमस, इस्थमस, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस्थमस किसको बोलते हैं, ठीक है, ये आप बताओगे मुझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्थमस। स्ट्रेट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आज के दूसरे तो उसके ऊपर चलते हैं। हमारे पड़ोसियों के साथ भी हमारे झगड़े जो है, देखो ऐसे भी पड़ोसियों के साथ झगड़े होना बहुत नॉर्मल सी बात है, हम अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं ना कुछ चीज़ों को लेके कि तुम्हारी दीवार मेरी तरफ आ रही है, तुम्हारा ये चीज़ मेरी तरफ आ रही है, इसको दूर कर लो। लेकिन जब पड़ोसियों के यहाँ पे फ्रूट्स लगते हैं और वो टहनी हमारी तरफ आ जाती है, तब हमको पड़ोसियों को बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि ऐसा वो सब। एनीवेज, तो पड़ोसियों के साथ झगड़े होना बहुत नॉर्मल सी बात है। चाइना, कुछ पड़ोसी थोड़े बदमाश टाइप के होते हैं लाइक चाइना, वो जानबूझ के झगड़े करते हैं। कुछ इंडिया टाइप के शरीफ लोग होते हैं, आप वैसे झगड़ा नहीं करोगे, लेकिन अगर कोई आपको छेड़ेगा तो फिर आप उसको अच्छे से लेसन भी सिखा सकते हो। दैट काइंड ऑफ नेबर इज़ इंडिया। कुछ नेबर जो हैं बेचारे कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, ना उनके पास जो है पावर होती, ना पैसा होता है ना, तो वो थोड़े से कंट्रोल में रहने की कोशिश करते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, है ना। तो वो पड़ोसी को भी डिपेंड करते हैं बिकॉज दे आर मोर पावरफुल नेबर्स। चलिए, तो यहाँ पे इंडिया और नेपाल, यू वी वेरी वेल नो दैट इंडिया एंड नेपाल दे हैड वेरी, है ना, इवन स्टिल दे हैव ग्रेट कल्चरल रिलेशनशिप्स विद ईच अदर, है ना, जियोग्राफिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर। बेटी और बहू का रिश्ता बोला जाता है, रोटी और बेटी का रिश्ता है। एनीवेज, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में जहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। देखिए, जापान में पहले किंग हुआ, ये देखिए ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जो इधर वाला एरिया है उत्तराखंड का, इसे बोला जाता है गढ़वाल रीजन, गढ़वाल रीजन। और इस तरफ वाला रीजन है, इसको बोलते हैं कुमाऊं रीजन। ये देखो हमने पिछली क्लास में भी किया था, बिकॉज उत्तराखंड की कैपिटल चेंज हो गई है। तो एक नेपाल के कोई किंग हुआ करते थे पहले, उसने क्या किया, इसको गढ़वाल और कुमाऊं रीजन को कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन इंडिया में उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स को अब ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या किया, नेपाल के साथ फाइट हुआ, एंग्लो नेपाल वॉर, जिसमें नेपाल हार गया और वो बैकआउट चले गए। तो उसके बाद ब्रिटेन और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में एक बाउंड्री को फिक्स किया गया। और वो बाउंड्री क्या थी, वो बाउंड्री भैया ये थी, काली रिवर, ठीक है, काली रिवर वॉज द बाउंड्री, कि काली रिवर के वेस्ट में जो भी है ये इंडियन है, जो ईस्ट में है वो नेपाल है। दैट वॉज द ट्रीटी, ठीक है। उसके बाद भी 2-4 ट्रीटी हुई हैं छोटी छोटी, बट एनीवेज दैट वॉज द बाउंड्री विच वॉज फिक्स्ड। अब ये श्योर नहीं है कि काली रिवर का सोर्स कहां पे है। इंडिया कहता है कि काला पानी इज द सोर्स ऑफ काली रिवर। नेपाल कहता है कि ऐसा नहीं है, इसका जो है सोर्स यहां पे है। इंडिया कहता है देखो यहां पे सोर्स नहीं है, यहां पे तो छोटे छोटे नाले टाइप के हैं, है ना, वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रीम्स, दे कम टुगेदर एंड दे मीट एट काला पानी। एक्चुअल में काली रिवर काला पानी से स्टार्ट होती है। इसको लेके ही थोड़ा सा इनके बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा इन द सेंस के देखो, कैलाश मानसरोवर एक हिंदू पिलग्रिमेज है, सेंटर है जो तिब्बत में पड़ता है। देखिए ये है कैलाश मानसरोवर, है ना। अब यहाँ से अगर मान लो आपको दिल्ली से जाना है तो आप क्या कर सकते हो, नेपाल के थ्रू जा सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे अब ये हिली एरिया है तो सड़कें वगैरह अच्छी सी नहीं है। अभी इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ये लीपू लेखला के पास से करते हुए ये काला पानी और लीपू लेखला के पास में से एक रोड बना दिया, एक सड़क बना दी। किसके लिए बनाई, जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं उनके लिए एक सड़क बना दी।
अब भैया इसके लिए ऑब्जेक्शन नेपाल ने शुरू कर दिया। नेपाल ने कहा कि देखो आपने ये रोड नहीं बनानी चाहिए थी बिकॉज काला पानी इज़ अ टेरिटरी ऑफ नेपाल। इंडिया सेड कि नहीं, इट्स नॉट अ टेरिटरी ऑफ नेपाल, इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। वाई? जब 1962 का वॉर हुआ था चाइना के साथ, उस टाइम पे भी दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड many soldiers and army base it was set up in Kalapani. Still Indian army is in Kalapani. तो इसको लेके झगड़ा हुआ। नेपाल ने पिछले जो है मैप दिखाए 200-300 साल पुराने के, देखो ये हमारा पार्ट है। इंडिया ने भी अपने मैप दिखाए। एनीवेज वो झगड़ा दोनों के बीच में चला, बट फाइनली कोई एज सच प्रॉपर सॉल्यूशन निकला नहीं, लेकिन नेपाल थोड़ा सा अपने आप ही ठंडा पड़ गया बाद में। ठीक है, तो ये सारा किस्सा किसके लिए हुआ? कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हुआ। और यहाँ पे देखिए लिपू लेखला पास भी है, ये रहा लिपू लेखला पास। लिपू लेखला पास नेपाल, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पास लाइज ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना, तो आपको आंसर देना है लिपू लेखला। ठीक है, तो यही सारा झगड़ा था, इसलिए काला पानी जो है वो न्यूज़ में था। काली रिवर को लेके है, तो काला पानी रिवर जो है इट्स अ बॉर्डर रो बिटवीन इंडिया, जहाँ पे काला पानी, लिपू लेखला और लिम्पियाद्रा के बीच में को लेके जो है इशू हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने एक रोड बनाया है जिस रोड का नाम है दाराचुला लिपू लेक। किसके लिए बनाई है? ताकि हम लोग मानसरोवर जा सकें। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। सो दैट वाज अबाउट इट। चलिए, थोड़ा सा ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए, बिकॉज हमारा टॉपिक वो नहीं है। हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि कौन से प्लेसेस न्यूज़ में है। तो काला पानी इज़ इन द न्यूज़, तो आपको पता होना चाहिए काला पानी की लोकेशन। ठीक है, काली रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? काली रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, चलिए एक जो है छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि ये जो बोगेनविल जो आइलैंड है ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका पैसिफिक ओशन में। कौन से ओशन में? पैसिफिक। पूछ सकता है देखिए एग्ज़ाम में। ठीक है, पैसिफिक ओशन में है। चलिए, अब मैं इसको करवा क्यों रहा हूँ थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये है सोलोमन सी, सोलोमन, और ये है पपुआ न्यू गिनिया, ये है बिस्मार्क आर्किपिलैगो। ये जो आपको दिख रहा है बिस्मार्क आर्किपिलैगो, और ये जितने भी आपको आइलैंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब हैं सोलोमन आइलैंड्स। और ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है इनको सबको सोलोमन आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये सोलोमन सी है। अब ये जो सोलोमन आइलैंड है, ठीक है, इसके अंदर जो है एक और आइलैंड है छोटा सा जिसे बोलते हैं बोगेनविल। ठीक है, ये वाला। दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। पपुआ न्यू गिनिया। नाउ दिस बोगेनविल आइलैंड दे वॉन्ट इंडिपेंडेंस, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? अब देखो, उन्होंने फाइट करना इज नॉट अ सोल्यूशन, है ना। पहले वो काफ़ी फाइट कर चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ पे देयर वॉज अ सिविल वॉर फॉर 20 ईयर्स गोइंग ऑन। दे वॉन्टेड टू गेट फ्री फ्रॉम द पपुआ न्यू गिनिया, लेकिन अल्टीमेटली पपुआ न्यू गिनिया जीत गया और वो हार गए एनीवेज। बट दे वॉन्ट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पपुआ न्यू गिनिया। उसके लिए क्या तरीके? देखिए, एक तो तरीके हो सकते हैं कि आप वेपन उठाइए, झगड़ा कीजिए और मारकाट कीजिए, आज़ादी ले लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वोट कीजिए, है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। अब वोट जो है 2-3 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है प्लेबेसाइट, है ना, जिसे बोलते हैं प्लेबेसाइट, और एक होता है जिसे बोलते हैं रेफरेंडम। बोथ ऑफ दीज वेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है जैसे हम लोग सिंपल अपने घर में करते हैं, अगर घर में कोई डिसीजन लेना है तो सबकी वोट मतलब हमारे यहाँ पे लेते नहीं हैं, वो जनरली जो मेल होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। बट या जैसे आपको अपने मोहल्ले में अगर कोई पार्क लगाना है तो उसके सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सबको वोट लिया जाए, है ना। आप पार्क में लगाना चाहते हो, कोई नहीं लगाना चाहते, येस एंड नो। अगर मेजोरिटी लोगों ने येस बोला तो पार्क लगेगा। एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है डेमोक्रेसी का। दिस इज़ द डायरेक्ट वे ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। अब जहाँ पे अब इंडिया जैसी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है, यहाँ पे तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आप सबको तो नहीं पूछ सकते हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए, है ना।
तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये जो रेफरेंडम और प्लेबिसाइट हैं, ये दोनों डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तरीके होते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को कोई प्रपोजल लेके आना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना है, कोई नया कानून लेके आना है, तो वो रेफरेंडम करवा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं कई कंट्रीज़ में फॉलो होती हैं, कई यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉलो होती हैं, स्विट्ज़रलैंड में बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो होती हैं। इसको कहा जाता है प्लेबिसाइट। तो हुआ ये कि ये जो आपका जो बोगनवाइल है, इसके अंदर जो है अभी प्लेबिसाइट किया गया, और प्लेबिसाइट में लोगों से ये पूछा गया कि दैट डू यू वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पापुआ न्यू गिनी और नॉट, और उसके अंदर ऑप्शन थे यस एंड नो। मेजॉरिटी ऑफ पीपल सेड यस, तो इसके अकॉर्डिंग तो उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। बट ये जो रेफरेंडम होता है, दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग। तो पापुआ न्यू गिनी उसको आज़ादी देगा कि नहीं देगा, वी डू नॉट नो। बट हमें इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हुआ था, दिस स्मॉल आइलैंड है ना, ये है आपका बिस्मार्क आर्कीपेलागो। अच्छा, आर्कीपेलागो किसको बोलते हैं? आर्कीपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। इट्स अ काइंड ऑफ चेन, ठीक है। आपको पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आर्कीपेलागोस देखने को मिलते हैं, क्योंकि पैसिफिक प्लेट में जो है ओशन प्लेट और ओशन प्लेट जो है आपस में कन्वर्ज होती हैं, एंड व्हेन टू ओशन प्लेट्स दे कन्वर्ज, तो वहाँ पे आइलैंड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। और ट्रेंचीज और आइलैंड्स ज्योग्राफी का पार्ट है आपका। एनीवेज, तो दैट वाज दिस। तो सोलोमन आइलैंड पैसिफिक ओशन में पड़ता है, ठीक है। ये आइलैंड भी पैसिफिक ओशन में पड़ता है। पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे है, बिस्मार्क आर्कीपेलागो एंड ऑल दैट। थोड़ा सा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट दिस स्मॉल आइलैंड। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगला प्लेस जो हमारा है वो ये है, छोटा सा डॉट है यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर, जिसे कहा जाता है रीयूनियन आइलैंड। देखिए वैसे तो दिस इज ना थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम इंडिया, बट दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो अगर आपने ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय मिस्टर वैगनर, all these continents on the world like Asia, Europe, America, Africa, they are not stationary, है ना, they keep on moving। तो इंडिया भी भैया यहाँ तो नहीं था, इंडिया यहाँ से नहीं आया है। इंडिया आया है फ्रॉम द लाइक क्लोज टू द साउथ पोल, जब देर वॉज अ पेंजिया, है ना, पेंजिया ब्रोक हुआ, है ना, एक गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, वो सारी की सारी चीज़ें, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो जब इंडिया यहाँ से आ रहा था, दिस वॉज इंडिया विच वॉज कमिंग फ्रॉम देयर, ठीक है, दिस वॉज कमिंग फ्रॉम देयर एंड फाइनली दिस। तो ये रीयूनियन आइलैंड जो है वो यहाँ पे था। रीयूनियन आइलैंड जो है एक हॉटस्पॉट है, और हॉटस्पॉट की लोकेशन कभी चेंज नहीं होती है। हॉटस्पॉट्स आर फिक्स्ड। हॉटस्पॉट का मतलब यह है यहाँ पे हमेशा वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं, तो लावा जो है वो बाहर आता रहता है। तो जब ये इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट, व्हेन दिस इंडियन लिथोस्फेरिक प्लेट इट वाज ओवर द रीयूनियन आइलैंड, तो बहुत सारा लावा जो है यहाँ से निकल के वो इंडियन प्लेट के ऊपर स्प्रेड हो गया, ये स्प्रेड हो गया, जिसे आज हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेक्कन प्लेटू, है ना। जो महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में जो ब्लैक सोइल मिलती है वो यही है भैया, ये ब्लैक सोइल। इस ब्लैक सोइल का सोर्स रीयूनियन आइलैंड है। अब रीयूनियन आइलैंड जो है इंडियन ओशन का, अब देखो ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है, आप ज्योग्राफी की क्लास में इसको डिटेल में पढ़ते हो। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, देखो यार, ये जो इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन ट्रेड के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडियन ओशन इस तरफ जो है वो पैसिफिक ओशन है, और इस तरफ जो है अटलांटिक ओशन है, बीच में दोनों को कनेक्ट करता है, और इसके थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। जैसे ये मलक्का स्ट्रेट है, अगर यहाँ से कोई शिप आता है तो वो मलक्का स्ट्रेट से होके गुजर के जाता है ना, कहीं भी जाना, उसको अमेरिका जाना है या चाइना जाना है, कहीं भी जाना है। नाउ सेफ्टी ऑफ दिस इंडियन ओशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ताकि फ्रीली नेविगेशन हो सके। अब इंडिया होल्ड्स अ वेरी डोमिनेटिंग पोजीशन इन इंडियन ओशन, है ना, क्योंकि इंडिया देखो यहाँ पे है, और ये आपका अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे इंडिया की नेवी है। तो इंडियन ओशन के अंदर जो है इंडिया डोमिनेट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट देर आर फ्यू आइलैंड्स ऑन विच सम वेस्टर्न पावर्स ऑल्सो दे ऑल्सो हैव कंट्रोल,
जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यहाँ पे कई छोटे छोटे आइलैंड हैं, उन कंट्रीज की नेवी भी वहाँ पे है। और ये है रीयूनियन आइलैंड, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच कंट्रोल में है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंच आर्मी है भैया, फ्रेंच आर्मी। एंड फ्रांस इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा दोस्त है फ्रांस हमारा, खासकर डिफेंस में अगर देखें तो, है ना। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फ्रांस से हम लोगों ने जो डिफेंस ट्रेड है वहाँ से कुछ मंगवाया था, है ना, क्या मंगवाया था, ठीक है, कुछ एक जेट प्लेन मंगवाए थे वहाँ पे। आप उस जेट प्लेन का नाम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, बहुत पॉपुलर है, न्यूज़ में रहता है। तो जापान के अंदर हमारे बहुत बढ़िया रिलेशनशिप हैं। अभी क्या किया इंडिया ने और फ्रांस ने, आपस में मिलके यहाँ पे जो है जॉइंट पेट्रोल किया। जैसे पुलिस वाले रात को सड़कों पे निकलते हैं ना, जीप में, बाइक पे पेट्रोल करते हुए, तो ऐसे ही इंडिया ने और फ्रांस ने इंडियन ओशन के अंदर जो है जॉइंट पेट्रोल किया। जापान इज द फर्स्ट कंट्री विद विच इंडिया डिड सम सॉर्ट ऑफ पेट्रोलिंग इन इंडियन ओशन। इससे पहले अमेरिका ने भी इंडिया को ऑफर दिया था, लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। देखा, अगर अमेरिका के साथ करते तो उधर से चाइना गुस्सा हो जाता, है ना, चाइना फिर पंगे करता। जापान के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जापान और चाइना का बहुत बुरा रिलेशनशिप नहीं आपस में, है ना, दे आर ऑल्सो गुड फ्रेंड्स। फ्रांस इज ऑल्सो वेरी पीस लविंग कंट्री, तो उसके साथ ज़्यादा चाइना दिक्कत करता नहीं है। तो ये है जॉइंट पेट्रोल किया है रीयूनियन आइलैंड के ऊपर, है ना, यहाँ से होते हुए ये ऐसे घूम फिर के आ गए वापस, ये मलक्का स्टेट की तरफ से होते हुए वापस आ गए। तो पेट्रोलिंग किया था उन्होंने, दैट इज वाई इट वाज इन द न्यूज़। तो रीयूनियन आपका आइलैंड जो है, इसकी लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कहाँ पे है, इंडियन ओशन के अंदर है। रीयूनियन आइलैंड के ईस्ट में जो है मॉरिशस है, और वेस्ट में जो है मेडागास्कर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज रीयूनियन आइलैंड, ईस्ट में मॉरिशस, वेस्ट में मेडागास्कर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए तो भैया ये न्यूज़ में था, ठीक है। देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, इन अ फर्स्ट इंडिया फ्रांस कंडक्ट जॉइंट पेट्रोल्स फ्रॉम रीयूनियन आइलैंड। तो रीयूनियन आइलैंड ज्योग्राफिकली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अभी स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो कम से कम एक दोस्त है हमारा फ्रांस, जो इंडियन ओशन के अंदर बैठा हुआ है, तो हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया ये वही है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड मैंने सच यहाँ पे किया नहीं है, बट या यू कैन स्टिल सी दैट, है ना। चलिए एक और हम लोग पढ़ेंगे चीज़, देखिए ये है मेडिटेरेनियन ओशन, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे सीरिया, ये जो है आपका है, ये देखिए सीरिया जो है मेडिटेरेनियन ओशन के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आ गया ये आपका लेबनान, और ये आपका आ गया इज़राइल। आजकल इज़राइल में बहुत पंगे चल रहे हैं, आपको पता होगा पहले से ही, है ना, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो। ये है वेस्ट बैंक, और ये है इधर ये छोटा सा, ये है गाज़ा और इज़राइल में आजकल बहुत बुरी तरह से फाइट चल रही है, यू मस्ट नो दैट, है ना। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आपको पहले से ही पता होगा। बट टुडे दिस न्यूज़ एंड दिस प्लेस इज़ नॉट अबाउट इज़राइल, दिस प्लेस इज़ अबाउट सीरिया का थोड़ा सा मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सीरिया है, देयर इज़ दिस रीजन विच इज़ कॉल्ड इदलिब इन सीरिया, और सीरिया के अंदर जो है के अंदर भी जो है फ्रॉम 2011 पिछले 10 साल से फाइट चल रही है बिटवीन सीरियन गवर्नमेंट एंड रेबल ग्रुप्स एंड टेररिस्ट ग्रुप्स, उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं आपस में, बिकॉज दीज रेबल ग्रुप्स एंड जिहादिस्ट ग्रुप्स दे वांट टू कंट्रोल सीरिया, एंड सीरियन गवर्नमेंट वो सब कर रही है। सीरियन गवर्नमेंट के साथ जो है इसके जो फ्रेंड्स हैं कुछ, जैसे रशिया एंड ईरान, है ना, दे हेल्प सीरिया, दे प्रोवाइड वेपन्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो टू सीरिया। तो वो झगड़े चल रहे हैं। ये जो एरिया है दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रेबल ग्रुप्स एंड जिहादिस्ट। नाउ सीरियन आर्मी with the help of Russia and Iran they are fighting these rebel groups, ठीक है। पहले ये रेबल ग्रुप जो है काफ़ी बड़े पार्ट में सीरिया पे कंट्रोल कर चुके थे, लेकिन अभी धीरे धीरे पिछले 4-5 साल में सीरिया ने वो कंट्रोल वापस ले लिया है। बट दिस इदलिब वाज द लास्ट प्लेस जहाँ पे, इदलिब हो गया, ये एलेप्पो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, यहाँ पे भी बहुत झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। नाउ सीरियन आर्मी ने जैसे यहाँ पे झगड़े स्टार्ट किए, तो यहाँ पे देखिए आपकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये है इदलिब,
तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जो है माइग्रेट हो रहे हैं। फूड क्राइसिस भी यहाँ पे आ गया है ना, खाने को नहीं है कुछ भी उन लोगों के पास, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हैं। सो दिस इदलिब वाज इन न्यूज़ बिकॉज यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि इदलिब इज़ फेसिंग कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। सो दैट इज़ वाई दिस इदलिब वाज इन न्यूज़। इदलिब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, सीरिया के अंदर में है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वैसे डाल दिया था, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज के लेक्चर के लिए, बट या आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो टर्किश कंट्रोल्ड रीजन है, ये टर्किश, ये ग्रीन वाला जो है ये कुर्दिश है, ये जो ब्लू वाला है ये सीरियन गवर्नमेंट के अंडर में है ना, ये बाकी जिहादिस्ट और सीरियन रेबल्स, ये वाला एरिया। और ये देखिए ये रहा यहाँ पे आपका इदलिब। तो ये वाला जो रीजन है ना, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ जिहादिस्ट एंड सीरियन रेबल्स। अभी इसको छुड़वाने के लिए सब झगड़े हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इदलिब के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। चलिए अगली जो न्यूज़ है वो आती है हमारी अफ्रीका से, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज आपको पता है, दिस इज़ योर इथोपिया, और ये है आपका सोमालिया, और ये है आपका इधर कीनिया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी झगड़े चल रहे हैं इस जगह को लेके, जिस इज जुबालैंड। जुबालैंड में कई टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दे हैव होल्ड ऑन जुबालैंड। वाई? बिकॉज जुबालैंड इज वेरी एग्रीकल्चरली रिच रीजन, सोइल वोइल काफ़ी फर्टाइल है यहाँ पे। ठीक है, तो दे हैव कंट्रोल। अब ये जो सोमालिया है, सोमालिया और इथोपिया प्लस कीनिया, ये तीनों कंट्री की सरकारें आपस में मिलके उन टेररिस्ट ग्रुप्स को यहाँ से भगाना चाहती हैं। दैट इज़ वाई दिस जुबालैंड वाज इन न्यूज़। ठीक है, तो उस टेररिस्ट ग्रुप का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। टेररिस्ट ग्रुप का नाम है एक इससे पहले एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि इन नाइजीरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसके बारे में ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आप इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, इसका नाइजीरिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ऑलरेडी एक बार यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि सोमालिया के अंदर जो है, सोमालिया के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी इन रीजन यहाँ पे है, एंड दे कंट्रोल दिस एग्रीकल्चर वेरी फर्टाइल लैंड, और जो है this is how this, and that is the reason these Somalia, Kenya and Ethiopia, they want to free this region from these terrorist groups, and these terrorist groups are recognized by ISIS and Al Qaeda. ठीक है, और इसका नाम है जुबालैंड इस्लामिस्ट ग्रुप, जुबालैंड इस्लामिस्ट ग्रुप, JIG। ठीक है, इसी तरह से आपको बताना है कि नाइजीरिया के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका नाम क्या है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा इनको वहाँ की जो है लोकल भाषा में इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, लोकल भाषा में इस ग्रुप को बोलते हैं अल शदाब, अल शदाब, अल शदाब। और एक ग्रुप जो है वो नाइजीरिया में है। ठीक है, जिसका नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्लेस जो आज हमारे न्यूज़ में थे। बाकी जो है अगली वीडियो में हम लोग कुछ नई प्लेसेस के साथ लेके आएंगे, कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, सो वही है, आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को आंसर दीजिए जो आपको पूछे गए हैं। बाकी हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।